सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमने आपको इससे पहले जो लेक्चर लिया उसमें पढ़ाया है अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। अल्काइल हैलाइड्स कंपाउंड के बारे में बताया था। उसमें क्या था, होते क्या है अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स। अब अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो उसमें मैंने एक रिएक्शन आपको नहीं पढ़ाई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें मेंशन नहीं की थी, जो कि हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में दे रखा था, लेकिन ये मैंने मेंशन नहीं की थी क्योंकि मैंने ये आपको इसमें एक अलग से पूरा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो टॉपिक है ये हम आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम जब देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी क्या है। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंपाउंड ए है, एक कोई कंपाउंड बी है। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे थे, ए बी बना रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे ए बी, अब हमारे पास डिमांड बढ़ गई तो हमें अब ये बी कंपाउंड नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सी कंपाउंड चाहिए। ठीक है, मतलब अब हमारी जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो ए सी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो इसको रिप्लेस करा दें। ठीक है, तो लेकिन रिप्लेस करा नहीं सकते, क्यों, बिकॉज यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं। सॉरी, रिप्लेस करा सकते हैं, हम इसकी रिप्लेसमेंट करा दें। ठीक है, कैसे, देखिए ए प्लस बी बन रहा था, तो ए प्लस बी जब जुड़ रहा था तो ए बी बन रहा था। हम ए बी की रिएक्शन सी से करा दें इन सर्टेन कंडीशंस ऑफ एसओएस, मतलब जो भी नीडेड कंडीशंस हैं उसके इंपैक्ट में, तो यहाँ पर ये कंपाउंड एसी बन जाएगा और बी यहां से हट जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, बी जब हट गया तो ये कंपाउंड ये जो रिएक्शन हुई पूरी, वो क्या हो गई, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन कह दिया। एक कंपाउंड हटा, उसकी जगह पे दूसरा कंपाउंड आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं, दे आर डिफाइंड एज द रिएक्शंस इन विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन रिएक्शंस में क्या होता है, इन रिएक्शंस में एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। उन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, नॉर्मली बस एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक, अब फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशंस है इस रिएक्शन के लिए जो होनी चाहिए, जो नेसेसरी है। तो उसमें पहला है कि लो टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे ना रख के हम हाई टेम्परेचर पे रख दें या बिलो टेम्परेचर रख दें, तो वहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अब इस रिएक्शन में एक डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब, जैसे बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सारे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसेस हमें डाइल्यूट कंसेंट्रेशन में चाहिए हमारी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो किस मीडियम में होनी चाहिए, एक्वस मीडियम में। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, लो टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट बेस का हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या आई हमारे पास में यहाँ पे, कि एक्वस मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हो गई फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ ली, अब हमें क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। ठीक है, दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेनली होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चैप्टर में आपको पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाली रिएक्शंस पढ़नी है, मतलब यहाँ पे आपको SN1 एंड SN2 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। अब ये रिएक्शंस होती क्या है, क्यों हमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक कह रहे हैं। देखिए, जब हमारा जो रिएक्टेंट है, मतलब जो रिएजेंट है, जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। या फिर दूसरी भाषा में समझो, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फंक्शनल ग्रुप कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये कहते हैं, ये हमारे इंट्रो था किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस टाइप की होती हैं। मैंने बताया दो टाइप की, आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ये पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो टाइप की है, जो कि है SN1
एंड SN2, SN1 एंड SN2। हमने इससे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, वापस चलिए चैप्टर 3 में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो टाइप की थी, E1 एंड E2। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये भी रिएक्शन किस टाइप की है, दो टाइप की है। कितने टाइप की, दो टाइप की है, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो अब हम पहले टाइप की रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शंस हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है वही क्या होती है, हमारी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक, अब SN1 की बात करते हैं तो SN1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, SN एंड 1। तो यहाँ पे तीन पार्ट है इसमें, S रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन, S सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, N न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 1 क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है। ठीक है, तो अब ये हो गया SN1 का डिस्क्रिप्शन कि SN1 में क्या होता है। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो गया। अब आपको इसमें पूरे रिएक्शन में जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। ठीक, तो ये ऐसी रिएक्शन है जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती हैं। अब इसके बारे में आगे देखते हैं, इस रिएक्शन में और क्या चाहिए। तो एक सॉल्वेंट का प्रेजेंस, जैसे कि मैंने बताया था, नेसेसरी होता है। तो इस रिएक्शन में भी हमें क्या चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए इस रिएक्शन के लिए। क्यों, बिकॉज ये रिएक्शन वेपर फेज में नहीं होती, मतलब गैसियस फेज में अकर नहीं होती। क्यों, बिकॉज जो RX है वो फ्री आयंस में डिसोसिएट होगा, जिसको होने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें एक पर्टिकुलर मीडियम में मिल सकती है, वेपर फेज में हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जो स्पीड है SN1 रिएक्शन की वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ SN1 रिएक्शन सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम जितना बढ़िया सॉल्वेंट लेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसके आगे मैकेनिज्म में क्या है, देखिए SN1 रिएक्शंस जो होती हैं ये दो स्टेप में होती है। ठीक है, SN1 रिएक्शन जो हो रही है ये दो स्टेप में हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो E1 रिएक्शन की तरह ही क्या होगा, स्लोअर स्पीड पे होगा, एंड जो कंपैरेटिवली सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा। अब फर्स्ट स्टेप इतना स्लो क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन की रेट जो है, जो इसके बनने की गति है, वही क्या कर रही है, हमें मदद कर रही है ये डिटरमाइन करने में, या फिर रिएक्शन को मदद कर रही है डिटरमाइन करने में कि उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आप देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर मैकेनिज्म में, तो इसमें क्या होता है, SN1 रिएक्शन में जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाता है जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, मतलब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगा वैसे ही लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, और वहीं पे SN2 रिएक्शंस में जो लिविंग ग्रुप और जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों का अटैचमेंट और ब्रेकेज, दोनों के बॉन्ड का ब्रेकेज और अटैचमेंट दोनों में क्या होता है, सेम होता है। मैं इस रिएक्शन में आपको क्या समझा रहा हूं, देखिए A+B का कॉन्सेप्ट वापस लेते हैं। B हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, तो यहाँ पर AB कंपाउंड था पूरा, देखिए AB कंपाउंड है। ठीक है, इसमें हमें C सब्स्टिट्यूट कराना है। तो जैसे ही ये C इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये B यहां से हट जाएगा और यहाँ पे C ऐड होना शुरू कर देगा। ठीक है, वहीं पे जो दूसरा हमारा SN2 रिएक्शन है उसमें क्या होगा, मेरे पास ये AB कंपाउंड है, C मुझे ऐड कराना है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी जिसमें B ना तो कंप्लीटली A को रिमूव करेगा ना C को कंप्लीटली बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये SN2 में होता है। अब पहली स्टेप जो होती है रिएक्शन में, उसमें क्या होता है, ब्रेकेज होता है किसका, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का। मतलब जो RX है पहले स्टेप में ये ब्रेक होगा किसमें, R प्लस प्लस X माइनस में। ठीक है, R प्लस प्लस X माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा, R प्लस X माइनस में अब ये ब्रेक हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका रैपिड अटैक होगा और वो क्या करेगा, जो कार्बोकैटाइन बना है उसको उसके साथ एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद क्या कर देगा, अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हमारे पास एग्जांपल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर हम X की जगह Cl लगाते तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला स्टेप है, पहले स्टेप में यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, जो यहाँ पे बॉन्ड है वो टूट रहा है। ठीक है, किसके इंपैक्ट में टूट रहा है, किसी भी बेस के इंपैक्ट में। तो ये जब इंपैक्ट आएगा बेस का तो ये बॉन्ड यहाँ से CX का जो है वो टूटेगा।
टूटने की वजह से जो एक्स पार्ट है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले गया तो यहाँ एक्स माइनस आ गया, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट में यहाँ कार्बोकैटायन जो बना, ये क्यों बना, बिकॉज यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो कौन लेके चला गया, एक्स ग्रुप लेके चला गया, हेलोजन लेके चला गया, और यहाँ पर क्या हमारे पास एक इंटरमीडिएट क्या बन के आया, कार्बोकैटायन बन के आया। मतलब एक ऐसा कंपाउंड बन के आया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिसाइड कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखिए दूसरे स्टेप में जब वही बेस यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा यहाँ पर बेस हमारा प्रेजेंट है, तो जब ये रिएक्शन सेकेंड स्टेप में जाएगी तो ये बेस अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बना तो ये बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया हमने, तो H प्लस OH माइनस है यहाँ पे, तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर ये OH इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और खुद उसकी जगह पे जुड़ जाएगा, और साथ ही में यहाँ पे क्या निकालेगा, H प्लस आयन निकालेगा, ठीक। अब अगर टॉप से अटैक करता है, मतलब अगर ऊपर साइड से अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो OH होगा वो ऊपर लगेगा, ऊपर वाले वो उसमें अटैच होगा। वहीं पे अगर बॉटम से अटैक होता है, मतलब नीचे साइड से होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, ये ऊपर और नीचे का एडिशन क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हमारा कार्बोकैटायन है वो अपने आप को रीअरेंज करता है, ठीक है, रीअरेंज करता है, वो आप आगे देखेंगे अभी। तो इस रीअरेंजमेंट की वजह से हमें दो टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये SN1 का मैकेनिज्म था। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, ये हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे H2O है, ये H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब कार्बोकैटायन जब फॉर्म होगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये OH का इंपैक्ट आएगा वो भी डिफरेंट टाइप का आएगा, बिकॉज जैसा मैंने बताया ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा, रेजोनेंस के थ्रू चार्ज को रीअरेंज करेगा, अपना शेप चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेप चेंज की वजह से दो तरफ से अटैक इस पे हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये OH ग्रुप इस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वैसे ही सिमिलर यहाँ पर भी क्या होगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा तब भी प्रोडक्ट हमारा क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट ही हमें ऑब्टेन होगा। मतलब SN1 रिएक्शन में चाहे बैक साइड अटैक हो चाहे फ्रंटल अटैक हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम रहे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है इस चीज में, यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। ये दोनों है तो सेम प्रोडक्ट, लेकिन क्या है, एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर है, तो हमें यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब फास्ट अटैक शो करता है, मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, तो वो कब होती है, जब एक आयन पेयर बनता है, ठीक है। आयन पेयर पे जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है तो वहां पर फ्रंट साइड जो होती है वो शील्डेड होती है, मतलब फ्रंट साइड को वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अटैक किधर से होगा, उसके ऊपर बैक साइड से होगा, जिससे कि एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बैक अटैक हो रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो ये फ्रंटल पोजीशन है, यहाँ पे ये क्या है, ये इन इलेक्ट्रॉन से सिक्योर्ड है, और बैक साइड में इसके कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो OH ग्रुप क्या करेगा, OH माइनस ग्रुप ये इससे बैक अटैक शो। और वहीं पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो हो रहा है वो आयन पेयर के फॉर्मेशन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि आयन पेयर को मतलब सफिशिएंट टाइम है वो नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक जो हो रहा है वो स्लो हो रहा है, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक स्लो हो रहा है तो आयन पेयर जो है उसमें सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आयन पेयर के फॉर्मेशन में, जिससे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो क्या करेगा, आइदर साइड से, दोनों साइड से मतलब कर सकता है, और एक रैसिमिक मिक्सचर हमें बना के देता है, जिसमें रैसिमिक मिक्सचर में हमें दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं काइनेटिक्स पे। तो रेट ऑफ काइनेटिक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक प्रोडक्ट के, एक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या है, सबस्ट्रेट। मतलब जो हमारे रिएक्टेंट हैं उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर इसका रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ एल्किल रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की। किसके प्रोपोर्शनल होता है, सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर हमने लिया, ये OH से रिएक्ट करके टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया, लेकिन सिर्फ ये डिपेंड किस पे किया, RBr पे किया, मतलब इसके ऊपर डिपेंड किया, इससे इसका कोई लेना देना नहीं था। अब हमें क्या देखना है, इसका जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, अब उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है,
जो इनिशियली फॉर्म्ड कार्बोकटाइन है, मतलब जो कार्बोकटाइन बना वो रीअरेंज होता है जिससे दूसरा कार्बोकटाइन बन सके जिसकी स्टेबिलिटी पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होता है या दूसरे ग्रुप का माइग्रेशन होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, ठीक, जिससे कि एडजेसेंट कार्बन का जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है या फिर जो मतलब कहां से होगा, जहां से एडजेसेंट कार्बन जो है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन का टॉपिक मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रीअरेंजमेंट क्या होता है, कार्बोकटाइन खुद को रीअरेंज करेगा, तो अब यहाँ पर हम वही देखेंगे, कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, SN1 रिएक्शन में जो इनिशियली कार्बोकटाइन बना वो खुद को अब क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। क्यों रीअरेंज करेगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो रीअरेंजमेंट के थ्रू ये कार्बोकटाइन क्या शो करेगा, एक हायर स्टेबिलिटी अचीव करेगा, ठीक। अब ये होगा क्यों, ये रीअरेंजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, ये हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन इन्वॉल्व करता है एक कार्बन एटम से पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के बीच में, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, कार्बोकटाइन है, कैसा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक, यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप जाके इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो अब ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन से क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकटाइन बन गया, जिससे अब यहाँ पर क्या होगा, ये हायर स्टेबिलिटी शो करेगा। अब एक एल्किल ग्रुप भी इसी तरीके से रिएक्शन शो करता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, 1,2 अल्काइल शिफ्ट भी कहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। अब आते हैं SN2 रिएक्शन में, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने भी आपको बताया कि ये रिएक्शन किस टाइप की होती है, AB हमारा कोई कंपाउंड है, C सब्स्टिट्यूट कराना है, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर A ना तो कंप्लीटली B से अलग होगा, ना C कंप्लीटली इससे जुड़ेगा, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक, या फिर SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में ये प्राइमरली कौन दे रहा है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड दे रहा है, जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड क्या है, एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, तो ये रिएक्शंस ये सारे कंपाउंड देते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक कोलिजन होता है किसके बीच में, हाइड्रोक्साइड आयन और ब्रोमोइथेन मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि रिएक्शन को ट्रिगर करता है, ठीक, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर भी और ब्रोमोइथेन मॉलिक्यूल के ऊपर भी, हेंस इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो सेकेंड ऑर्डर होता है, या फिर काइनेटिक्स इसकी क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन किस चीज के लिए स्टैंड कर रही है, SN2 रिएक्शन जिससे बताया बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, या फिर इसको हम बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है। देखिए इसमें क्या होगा, इस पूरे रिएक्शन के टाइम पे, ये हमारा एल्किल हैलाइड कंपाउंड है, एल्किल हैलाइड में ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, या फिर जो लीविंग ग्रुप है वो है, ठीक, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटेगा, ये पार्शियली टूटेगा, ये यहाँ से पार्शियली टूटेगा और ये पार्शियली जुड़ेगा। अब ये जब जुड़ेगा तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, अच्छा, ये बैक साइड अटैक की वजह से हो रही है, मतलब ये फ्रंट अटैक की वजह से नहीं हो रही है, बैक साइड अटैक की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे जब बैक साइड अटैक होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों साइमल्टेनियसली एक ऐसी कंडीशन में आएंगे जहां ना वो तो बॉन्डिंग में है और ना ही उनका ब्रेकेज हुआ है। तो अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी तो यहाँ कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन हमारा जो कंपाउंड है वो क्या सफर करेगा, वो एक इन्वर्जन सफर करेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन नाम देते हैं। मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, अपना नॉर्मल जो उसका स्ट्रक्चर था उससे इन्वर्ट हो जाएगा, उसका अपोजिट स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। फिर इसमें आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, क्यों हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू बैकवर्ड अटैक है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। क्यों चाहिए भाई इसको, मतलब जो हमारी SN2 रिएक्शन है उसको क्यों चाहिए ये स्टेरिक हिंड्रेंस, क्यों वो बैकवर्ड अटैक करा रहा है, फ्रंटल अटैक क्यों नहीं करा रहा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जब बैकवर्ड अटैक हो रहा है इस कंपाउंड का, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये इसको ऐड होने नहीं देंगे, यहाँ पे रिपल्शन रेट हाई होगा, लेकिन ये ऐड होगा जब, तो इसके ऐड होने की वजह से यहाँ पर ये ग्रुप क्या करेगा, अपने आप को इन्वर्ट कर देगा दूसरी डायरेक्शन में। अब जब इन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पर एक क्या फॉर्म करेगा, ये यहाँ पर एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म करके, हमें मैकेनिज्म यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब OH ग्रुप का देखिए यहाँ पे CH3Cl कंपाउंड है, यहाँ पे
रिएक्शन जब हुआ तो OH ग्रुप का जब अटैक हो रहा है, यहाँ OH ग्रुप का अटैक हुआ है इस कंपाउंड के ऊपर, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो थी ये कंप्लीटली नहीं गई, यहाँ से कंप्लीटली ये कंपाउंड नहीं हटा। तो जब ये कंपाउंड हटा नहीं लेकिन ये जुड़ भी रहा है तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बन के आ गई। अब जो ये इंटरमीडिएट स्टेट बन के आई है, यहाँ पर क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट लीव हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट ये निकल जाएगा यहाँ पे, या फिर ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, Cl माइनस आइन यहाँ से बाहर चला गया। की जगह पे अब यहाँ पे कौन सा कंपाउंड सब्स्टिट्यूट हो गया, OH माइनस कंपाउंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन अब क्या होगा, प्रोडक्ट की जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ही इन्वर्टेड होगी एज कंपेयर टू दिस ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैकेनिज्म था हमारा SN2 रिएक्शन का। अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने भी आपको बताया कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसका जो ओरिएंटेशन होगा मॉलिक्यूल्स का वो इन्वर्टेड होगा, अपोजिट होगा एज कंपेयर टू इनिशियल प्रोडक्ट। ठीक है, ये था आपका SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो आप बताइएगा। रेट ऑफ काइनेटिक्स में आपको बता चुका हूं यहाँ पर, और सेकेंड ऑर्डर होता है। ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राफ देखिए। ग्राफ में क्या है, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे है। तो जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते चले जा रहे हैं तो पहले तो यहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन बनती रही जब तक यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस पॉइंट पे आके रिएक्शन इनिशिएट हुई, दोनों कंपाउंड एक दूसरे से मिलने लगे, तो वहां पर एक रैपिड इंक्रीज देखा जा रहा है किसमें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। क्यों, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट अब एक दूसरे से रिएक्ट करके ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा स्टेज आता है यहाँ पर, TS एक ऐसा स्टेज आया जहां पर प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन थी, जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ वो कंप्लीटली फॉर्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये ग्राफ आपको फॉल होते हुए दिखेगा। क्यों दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों रिएक्शंस के बीच में कंपैरिजन ये भी पूछा जाता है SN1 SN2 के बीच में। तो अब यहाँ पर SN1 रिएक्शन में पहले देखते हैं, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। क्यों, जैसा मैंने बताया ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली ऑन सबस्ट्रेट, ये सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। वहीं ये क्या कर रहा है, ये सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, मतलब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे। और इसमें कौन है ड्राइविंग फैक्टर, इसमें स्टेरिक फैक्टर्स क्या होते हैं, रिएक्शन को ड्राइव करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चलाते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होता है कार्बोकैटायन पे वो बैक साइड भी हो सकता है और फ्रंटल भी हो सकता है। लेकिन बैक साइड का जो अटैक है वो फ्रंटल अटैक को डोमिनेट करता है। ठीक, या फिर फ्रंटल अटैक को रोकता है। जब फ्रंटल अटैक होगा तो दोनों साइड से हो सकता है, और बैक साइड अटैक होगा, मतलब जब फ्रंटल अटैक की कंडीशन आती है तो वो दोनों साइड से हो सकता है, फ्रंटल बैक दोनों साइड। लेकिन अगर वहां पर कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक है तो वहां पे बैक साइड अटैक ही होगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक जो होता है कार्बोकैटायन पे वो सिर्फ बैक। ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स जो होते हैं वो रेसिमाइजेशन शो करते हैं, रेसिमिक प्रोडक्ट बना के देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बना के। ये ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स जो होते हैं इसमें इन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब जो इस रिएक्शन में ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करते हैं हम जो कि हाईली पोलर होते हैं। हाईली पोलर क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे डिसोसिएशन कराना है H+OH- का। वहीं पे जो SN2 रिएक्शन है उसमें लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या है, इनमें रीअरेंजमेंट होता है किसका, कार्बोकैटायन का। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता कार्बोकैटायन का। ठीक है, ये माइल्ड न्यूक्लियोफिल मतलब माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं। वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छे से देंगे। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ये वीक है तो SN2 शो नहीं करेगा, लेकिन SN2 शो करेगा, लेकिन इतने अच्छे से नहीं शो करेगा। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा टर्शरी एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा शो करते हैं, देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल हैलाइड्स। इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है, मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी एल्किल हैलाइड्स, ये रिएक्शन ज्यादा अच्छे से शो करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन को, जिसमें है पहला स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप में क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल की SN2 रिएक्शन में वो डिफर करती है एल्काइल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मतलब जितना ज्यादा, जैसे कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छे से देते हैं, सेकेंडरी और उससे कम, देन टर्शरी उससे कम। क्यों, बिकॉज जैसे जैसे स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता जाएगा
वहां पे SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस भी हमें उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, ये रिएक्शन होगी। देन नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, हम कौन सा एल्किल हैलाइड ले रहे हैं ये भी एक फैक्टर है SN2 रिएक्शन का। जैसे अगर आयोडाइड लेंगे सबसे अच्छे से ब्रोमाइड उससे कम, क्लोराइड उससे कम एंड फ्लोरीन सबसे कम ये रिएक्शन शो करेगा। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग नेचर का है, वीक नेचर का है, वो भी यहाँ पे डिपेंडेंट एक फैक्टर है फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है मैंने बताया सॉल्वेंट डिसोसिएशन के लिए चाहिए होता है SN1 रिएक्शन में। तो अगर हम हाईली प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें तो प्रोटॉन को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके OH ग्रुप निकालेगा। तो हमारे पास अगर हाईली पोलर कंपाउंड है तो वो क्या करेगा, SN1 रिएक्शन अच्छे से देगा, SN2 नहीं देगा। और अगर हम वीकली पोलर कंपाउंड ले लेते हैं तो वो SN2 अच्छा देगा, SN1 अच्छा नहीं देगा। देन लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है, अगर लिविंग ग्रुप हमारा कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल है तो वहां पर वो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही स्लो हो जाएगी। और अगर कोई वीक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमें उसको हटाना उतना ही आसान है। देन सब्सटीट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्सटीट्यूएंट ऐड है, मिथाइल ग्रुप ऐड है या फिर कोई और कंपाउंड ऐड है तो उसका भी इस रेट ऑफ रिएक्शन पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कार्बोकटाइन के फॉर्मेशन को वो कार्बोकटाइन के फॉर्मेशन की रेट को वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है, ठीक, वो हमें कैसे देखने को मिलती है कि जितनी जल्दी कार्बोकटाइन फॉर्म होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये टॉपिक हमारा था SN2 रिएक्शंस का, जो हमने डिफरेंस पढ़ लिए, फैक्टर्स पढ़ लिए। ये सारा आपका कंपाइल था जितना हमारे SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में देखने को मिला। बाकी चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो गया है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सर।